के इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से मैं अपने बचपन के मित्र रहे विष्णुदत्त ओझा जी को हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रांगण में हम आप बैठे हुए हैं, इस प्रांगण को कभी घड़ियावा स्कूल कहा जाता था और यहां से लेकर के रौता चौराहे, तुरकहिया, बैरियवा, पीछे गली से लोग आते हुए यहां पढ़ते थे। इसके बाद एक विद्यालय रौता चौराहा, जहां हमारा निवास स्थान है, उसके सामने खुला। उस स्कूल में हम लोग चले गए। वहां से फिर कक्षा 3 में, कक्षा 2 के बाद जब ये कहा गया कि आपको उर्दू पढ़ना है, तो हम लोगों ने उर्दू पढ़ने से इनकार कर दिया। फिर हम लोग आ गए नॉर्मल स्कूल में। जैसे आज के दिनों में सेंट बेसिल, जयपुरिया और ये तमाम स्कूल जो तथाकथित हैं, उस समय वो नॉर्मल स्कूल हमारा कॉन्वेंट स्कूल हुआ करता था और हर छोटे बड़े घर का व्यक्ति वहां जा करके पढ़ता था और वहां से अपना नाम रोशन करता था। कक्षा 3 में जब मेरा नाम लिखाया गया तो वहीं हमारी मुलाकात एक मित्र के रूप में विष्णुदत्त ओझा से हुई। क्योंकि परिवार के लोग उन स्थितियों में थे कि समाज में एक मान प्रतिष्ठा थी, तो मुझे भी नहीं बताना पड़ा कि मैं किसका बेटा हूं और उन्हें भी नहीं बताना पड़ा कि मैं किसके घर का हूं। तब से लगातार हम लोग अपने मित्रवत भाव में चलते रहे। विष्णुदत्त ओझा में शुरुआत से ही एक क्रांतिकारी की ज्वाला थी। उस क्रांति की ज्वाला को लगातार जिंदा किए रहते थे। कहते हैं कि कूद के पांव पालने में जब कोई बात होती थी तो तुरंत हम लोगों के साथ खड़े हो जाते थे और तुरकहिया, रगड़गंज, दरिया खां, माली टोला के लोगों के साथ हम लोगों का ठना रहता था। तुरकहिया से उतना उनका प्रेम रहता था क्योंकि वो मिक्स आबादी थी, तो वहां के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जितने लोग मिलते थे तो हम लोग डिस्टर्ब कर देते थे। ये सिलसिला लगातार कक्षा 5 तक चला। 3 साल हम लोग रहे। उसके बाद मैं सक्सेरिया स्कूल में आ गया, वो खैर स्कूल में चले गए। कहने का मतलब यह है कि विष्णुदत्त ओझा के मन में जो था वो सामने था, पीछे कुछ नहीं था उनके लिए। फिर तमाम अवसरों पर मैं भी बाहर चला गया पढ़ने के लिए। फिर मुलाकात बीएससी के बाद हुई तो हमारे विष्णुदत्त ओझा जी एक स्थापित क्रांतिकारी पुरोधा बन चुके थे। उसी दौरान राम मंदिर को लेकर के जब तमाम आंदोलन किए जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उनका गोरखपुर पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई। दोनों के मन में एक ही ज्वाला थी कि हिंदुत्व का उत्थान होना चाहिए, हिंदुत्व को मजबूत करना चाहिए। उस क्रांति को लेकर के ये लोग साथ में बढ़े। बाद में फिर हिंदू आवानी का गठन हुआ। बड़े महाराज अवैधनाथ जी के सानिध्य में हम लोगों ने कई बार उनसे मुलाकात की और जब भी पूज्य योगी आदित्य महाराज जी आते थे तो हम लोगों से बगैर मिले वो जाते नहीं थे। बाद में फिर हाईवे बन गया पीछे से, तो मूड़घाट चौराहे पर ही मुलाकात हो जाती थी। बड़े वन पर नहीं रुकते थे क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती थी, इसलिए वो मूड़घाट चौराहे पर ही आकर के हम लोग पहुँच जाते थे। तो हम लोग प्रतीक्षा करते थे, वो पहुँच जाते थे तो पूज्य महाराज जी प्रतीक्षा करते थे। इसी दौरान क्योंकि सिर्फ क्रांति की ज्वाला जगाने से ही कुछ नहीं होगा, जीवन में परिवार चलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसी दौरान
उनका एक विवाद हो गया। विवाद के चलते कई बार हम लोगों ने पंचायत भी कराई, लेकिन उस पंचायत का कोई असर नहीं हुआ। इसी दौरान यहां के लोग बैठे हुए हैं। रोडवेज बस स्टैंड पर पप्पू गोल्डन की दुकान थी, क्या है भी। उसी दुकान पर हम लोग बैठते थे। रात को 9 बजे के बाद पूरे शहर की राजनीति की सब चर्चा करते थे। 10:30-11 बजे हम लोग अपने घर आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। उसी दिन रात में विष्णुदत्त ओझा बाहर बेंच पर अकेले बैठे थे। मैं खलीलाबाद से लौटा था, क्योंकि हमारे पास संत कबीर नगर भी कार्य करने का अवसर मिला था चैनल में। वहां से मैं लौटा तो मैं इनको बैठा देखा, तो मैंने कहा कि मित्र क्या बात है, बहुत गुमसुम बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा बैठो। जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि पुनीत, मेरी हत्या हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत उनसे कहा कि पप्पू जाओ चाय ले आओ, फटाक से पिलाओ उनको। बैठा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे घर के रास्ते पर यहाँ और ये सामने स्काउट प्रेस की गली में यहाँ तमाम कई लोग ऐसे टहल रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि वो मेरी हत्या की योजना बना रहे हैं। क्योंकि उस दौरान यहाँ के जो डीआईजी थे, अब नहीं रहे, ज्ञान सिंह के यहाँ टीम जुटती थी। तमाम ऐसे लोग आप लोग जान गए होंगे कि कौन कौन लोग जुटते थे। तो ज्ञान सिंह के यहाँ से कुछ न कुछ जो है इस तरह की बातें सामने आती थी जो लगता था कि हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि बात सभी लोग करते हैं, हो सकता है कि आपको पसंद आए, हमें पसंद ना आए। तो मैंने तुरंत उस टाइम पे कोतवाल थे, कौन सिंह कर एसएन सिंह कोतवाल को मैंने फोन किया। हमने कहा कि ये हमारे मित्र हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुरंत चीता भेज रहा हूँ, लोगों को भेज रहा हूँ। फिर मैंने सीओ को फोन किया, सीओ जियालाल थे, मैंने उनसे कहा कि इस तरह की बात आ रही है। उन्होंने कहा नहीं। सीओ जियालाल 11:30 पौने 12 बजे रात में आकर के इसी नाले पर खड़े होकर के हमको फोन कर रहे हैं कि आइए। अब देखा उस टाइम जो है तमाम मतलब कुल मिलाकर के लगभग 1 दर्जन पुलिस वाले उस रास्ते पर, इस रास्ते पर टहल रहे थे। फिर इनको मैं साथ लेकर के हमने कहा कि जाइए घर। ये यहां से टहलते हुए गए, पीछे पीछे थोड़ी दूर पर अपना पुलिस वाले भी धीरे धीरे जाते रहे। मतलब उम्मीद तो इस तरह की थी नहीं। उसी के दूसरे दिन 4 बजे जब मैं कचहरी चौराहे से आ रहा था, मैं और तनवीर भाई आ रहे थे, उसी दौरान फोन आया 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास कि विष्णुदत्त ओझा की हत्या हो। गाड़ी हम लोग सीधे आकर के यहाँ सागर इलेक्ट्रिक के पास रोके, वहां देखा। तब तक ये जब तक पता चला कि हॉस्पिटल गए तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते तो हम लोग के आगे अस्पताल चौराहे जाते जाते मिल गए। फिर वहां गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ब्राड है। उसके बाद जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वो पूर्वांचल के चिनगारी थे, उस चिनगारी में अस्पताल चौराहे पर आग लग गई, उसी चिनगारी से आग लग गई। उस टाइम जो यहाँ पुलिस कप्तान थे राजेश मोडक थे, राजेश मोडक पुलिस कप्तान थे, सुशील कुमार डीएम थे, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव एडीएम थे। सब लोग वहां पहुंचे। मैंने राजेश मोडक जी से पूछा कि ये क्या करा दिया आपने। तो उन्होंने कहा पुनीत भाई मुझे कुछ पता नहीं, ये सब वहीं से हुआ है जहां पहले अभी हमने नाम लिया। बहरहाल अब तो हत्या हो चुकी थी। हमारे मित्र अभय सिंह गुड्डू, तमाम साथी, सब लोग चिंता प्रकट कर रहे थे, शोकाकुल थे ही। हमारे बचपन का साथी चला गया।
उसके बाद पीएम होने तक रात को ही पीएम कराया गया। पहले पीएम के लिए तैयार नहीं था परिवार, लेकिन आश्वासन बहुत बड़ी चीज होती है। आश्वासन का अमल भी हुआ, रात में ही पीएम हुआ। दूसरे दिन तकरीबन 11-12 बजे के लगभग, उसके पहले तमाम उनके घर पर तमाम लोग, आजकल जो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, उस टाइम कार्यकर्ता थे, सब लोग पहुंचना शुरू किए। फिर वहां से जब विष्णुदत्त ओझा की पार्थिव शरीर को लेकर के जब तुरकहिया से हम लोग सड़क पर आए, भूतो न भविष्यत, वो सैलाब आज तक 58 साल की उम्र तक मैंने न कभी देखा, और मुझे लगता है कि देखने को भी नहीं। यहां से लेकर के मूड़ घाट तक जितनी भीड़ थी, सब कुछ हमारे पूज्य योगी आदित्य महाराज जी पैदल उस भीड़ में एक व्यक्ति की तरह चल रहे थे। उनके अंदर ना कोई, बिल्कुल समझ लीजिए किसी के चेहरे पर, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। और उसके बाद फिर जब उनका दाह संस्कार हो गया, फिर जब इधर पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले 120B के तहत एसएन सिंह पर मुकदमा लिखा गया, उस कोतवाल पर मुकदमा लिखा गया, जिनकी जानकारी होते हुए भी कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं कर पाए थे। फिर नेटवर्क कह लीजिए या काम करने का लगन था कि ये अपराधी जहां भी जाते थे वहां से सूचना मिल जाती थी कि यहां है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों ने न उस सूचना को कभी पुलिस से साझा किया, न किसी को बताया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में, जो बाद में कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि पुलिस का नारा है कि पहले 5 मिनट तुम्हारे, बाकी सब हमारे। मैं लोगों से बताता हूं कि अपने आप को ये समझ करके ही कोई काम किया कीजिए। फिर बाद में जो फॉलोअप हुआ, उस फॉलोअप के आधार पर जो भी था वो सामने चीजें आई, और आज सबके सामने। इसी दौरान जब मुख्य अपराधी गिरफ्तार हुआ, तो जहां हमारे महेश भैया का तख्ता था, पहले एक बार हमारी मुलाकात बीच में वकालत शुरू किए थे, तो वहीं मुलाकात हुई थी। तो उसी स्थान पर उस अपराधी ने कहा कि यह पूज्य योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह मर्डर हुआ है। हमारा कैमरामैन गया था, वो बना करके बाइट ले आया, और इसको मैंने रात में बस से कैसेट भेजा जाता था, मैंने भेजा और पूज्य योगी आदित्य महाराज जी को फोन किया कि मैंने भेज दिया है आप ऑफिस से, क्योंकि कोई बाहर देखने का कोई उसका वो नहीं था, ऑफिस में ही कंप्यूटर पर ही देखा जाता था। मैंने मसौदा बता दिया कि इसी तरह से है। हमारे एक बहुत ही सम्मानीय अखबार है, उसके संपादक से कहा कि अगर इस तरह की बात कल अखबार में आई तो फिर कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। सुबह होते होते रात में पूरा मचा रहा हड़कंप, सुबह होते होते सिर्फ गिरफ्तारी दिखाई गई। तो जब व्यक्ति का किरदार मजबूत होता है तो उसे आज भी 15 साल हो गया हम सब याद कर रहे हैं। नहीं तो पता नहीं कितनी हत्याएं यही हुई, पता नहीं कितने लोग गए। जीना मरना एक सामान्य सा व्यवहार है प्रकृति के लिए। उस व्यवहार में जब हम अपने पीछे 10 लोगों को याद करने के लिए छोड़ जाते हैं, उसी किरदार के लिए ही
हमें जीना होता है, नहीं तो फिर सामान्य जीवन जी करके सभी लोग जा रहे हैं। इस अवसर पर क्योंकि मैं भी भावुक हो गया था, हमारे मित्र हैं, बचपन से साथी रहे हैं, बुढ़ापे में भले कोई याद ना आवे लेकिन बचपन की बातें जरूर याद आती हैं। कई बार हम लोगों ने किसी तरह कई जगह हम लोग कभी खेल के बहाने, कभी झगड़ा करने के बहाने, कभी किसी बहाने हम लोग अपना एक साथ समय व्यतीत करते थे। आज इस अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि हमारे छोटे भाई नंदीश्वर दत्त ओझा, अंबिकेश्वर दत्त ओझा उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो कर रहे हैं यह अनवरत जारी रहे। जितना भी सहयोग हो सकता है हम आप मिलकर के करेंगे, ऐसा विश्वास है। जय हिंद।